नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन और यह एनकाउंटर द बिग इंटरव्यू। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश। प्रकाश साहब, स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज इंडिया पे। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आपको तो शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से, आप राज्यसभा के उम्मीदवार हैं यहाँ पार्टी के। पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का निर्णय किया है, इसके लिए भी मेरे नेतृत्व के प्रति प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ लगातार 40 वर्षों से काम करने के कारण कार्यकर्ताओं का भी स्नेह और प्रेम हमको मिला है, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक और खबर है जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है सरजू जी का स्टेटमेंट। कांग्रेस जेडीयू गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार देने की जो चर्चा हो रही थी, सरजू जी का ये कहना है कि एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक उम्मीदवार सत्ता पक्ष की तरफ से, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? सरजू जी का विचार बहुत ही नेक और अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के कारण शिबू सोरेन जी निर्विरोध चुनाव जीत करके जा नहीं पाए। दुर्भाग्य है, सत्ता के हिस्सेदार भी हैं कांग्रेस, और साथ ही साथ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये डिलेमा वाला बात है, जैसे गुरुजी जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप उम्मीदवार होंगे, तो फिर और उसी गठबंधन से एक और उम्मीदवार देने का मतलब क्या है? ये त्रिकोणीय कहीं ना कहीं होगा। देखिए, सच्ची बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल है। उस संख्या बल को कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अपने डीएनए में, कांग्रेस के डीएनए में इस बात का हम कह सकते हैं कि उनमें धूर्तता भरी हुई है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को नष्ट किया जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जाए, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग कराने के लिए ही और एक उम्मीदवार को खड़ा किया, और साथ साथ में अकलियत समाज की हितैषी अपने आप को साबित करने के लिए उम्मीदवार देने का काम कर रहे हैं लोग। प्रकाश साहब, एक और सवाल है कि सरजू जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो इसका अर्थ हम लोग ये लगा रहे हैं कि उनकी बहुत जल्द पार्टी में वापसी हो सकती है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सरजू जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले आरएसएस से उनके संबंध रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, बीजेपी में भी उनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया है, और उनका बीजेपी में आना केंद्रीय नेतृत्व और उन पर निर्भर करता है। लेकिन संगठन स्तर पे ये बातचीत होनी है, और हर कोई को मालूम है कि जमशेदपुर में पूर्वी सीट को लेकर के जो चीजें रघुवर जी के बीच में हुई हैं और सरजू जी के बीच में हुई हैं, ये दोनों को संगठन में रख करके सामंजस्य स्थापित करना लगता है कि अध्यक्ष होने के नाते आपके लिए चुनौती होगी। वो परिस्थिति अभी आई नहीं है। वो परिस्थिति आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समन्वय बाकी चीजें बनाते नहीं, वो परिस्थिति अभी आई नहीं। जहां संगठन है वहीं राजनीति है, और कभी कभी इंटर और इंट्रा पॉलिटिक्स भी हम लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूता नहीं है। कहा जाता था कि यह पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन हम लोग जिला स्तर पे देखते हैं, राज्य स्तर पे देखते हैं, गुटबाजी चरम पर है। और ऐसे हालात में जो कुछ भी हुआ जमशेदपुर में उन दोनों के बीच में, ये भी गुटबाजी का ही नतीजा था। तो ऐसे में लगता नहीं है कि गुटबाजी हर पार्टी के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है संगठन में? देखिए, हम भूतकाल पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वर्तमान और भविष्य कैसा सुनहरा हो भारतीय जनता पार्टी का, इस पर हम विश्वास करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए वर्तमान भी अच्छा होगा, भविष्य और सुनहरा हो भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए दिन रात हम भी काम करते हैं, और पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपने जीवन को दांव में लगा करके पसीना और पैसा दोनों खर्च करके समाज के काम में लगे हुए हैं। प्रकाश साहब, थोड़ी देर पहले आप रेस्पॉन्स कर रहे थे, और आपको मोदी सरकार के 5+1 पहला टर्न्योर 5 साल का, दूसरा टर्न्योर का 1 साल, कुल 6 साल की उपलब्धियों पर आप चर्चा कर रहे थे। कोरोना कोविड-19 के इस दौर में
जो केंद्र सरकार का जो इनिशिएटिव रहा है, जाहिर है कि लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि भारत में 135-37 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद जो प्रभावित लोगों की संख्या है वो अंडर कंट्रोल है, मोर्टेलिटी यहाँ पर कम है, 5,700 के आसपास है यहाँ पर। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने इस विषम परिस्थिति में पूरे देश को लॉकडाउन में डालकर और दूसरे जो ट्रीटमेंट को लेकर के जो मेजर्स उठाए हैं वो कारगर है? देखिए, मोदी जी के दूसरे सत्र का पहला वर्ष स्वर्णिम काल माना जा सकता है, और इसलिए माना जा सकता है कि जहां पर देश की जनता की अभिलाषा को उन्होंने पूरा किया, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, अयोध्या में राम मंदिर भव्य बने उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम हो, सीए का मामला हो, और ऐसे कई चीजों को जो वैचारिक प्रतिबद्धता हम कार्यकर्ता काम करते हैं उन चीजों को लेकर के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं, तो वो भी पूरा करने का काम किया, और साथ ही साथ देश की एकात्म भाव को भी बढ़ाने का काम किया। और हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के संदर्भ में उनके द्वारा उठाए हुए कदम इतने लाजमी थे, इतने अच्छे थे कि पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिला। दुनिया के कई शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने उनकी प्रशंसा की। उनकी प्रशंसा नहीं, भारत की जनता की प्रशंसा हो गई। भारत की जनता का एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सेनापति के रूप में मोदी जी हैं, और आपने को प्रधान सेवक कहलाने वाले व्यक्ति पूरे दुनिया में आज इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी ख्याति बढ़ी क्योंकि वो अच्छा काम किए। उतना ही नहीं, आपको याद होगा जैसे लॉकडाउन समाप्त की घोषणा होती है और लगातार पैकेजों की घोषणा 1000 सिलसिलेवार, चाहे किसान का हो, लघु उद्यमी हो, सूक्ष्म उद्यमी हो, किसानों को सप्लाई चेन अच्छा किया, क्वारंटाइन की व्यवस्था अच्छा हो, अच्छे हॉस्पिटल में वेंटिलेशन का सुविधा हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, गरीब कल्याण की योजनाओं के संदर्भ में हो, हर को अनाज मिले, कोई आदमी भूखा सोए नहीं, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की और लगातार कर रहे हैं। इसलिए कई पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐसे समय में आया जब इस देश को नितांत आवश्यकता नहीं, तो बात से झारखंड की सरकार उसका लाभ नहीं उठा पाई। लाभ इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि उनके पास योजना का अभाव है, और उसको असली जो सरकार है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान में जो झारखंड की सरकार, उसका असली जामा कैसे पहनाया जाए, किसानों को हित में कैसे रखा जाए, किसानों को खेत और खलिहान में कैसे दिया जाए, प्रवासी मजदूरों को कैसे रचनात्मक ढंग से उनके रोजगार में सृजन कैसे किया जाए, ये सारी चीजें प्रकाश साहब वो बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर के। एक सवाल और भी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं सिर्फ फिजिकल लेबर करने के लिए, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की फेलियर है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 20 साल के झारखंड में एक बड़ा टर्नओवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी रहा है, तो आपको लगता नहीं कि विफलता सभी लोगों की है? देखिए, देश के आजादी के बाद हम कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, बड़े उद्योगों के लिए किया, बड़े बड़े उद्योग लगे, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री, ग्राम उद्योग, गांव में कैसे छोटे छोटे उद्योग लगे और लोगों का रोजगार से उसके साथ संबंध कैसा, इस पर कहीं प्रयास ही नहीं किया गया। ये समस्या बहुत ही पुरानी है। हम कह सकते हैं आजादी से नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट और विजन था वो था बड़े इंडस्ट्री पर। अगर नेहरू जी का कॉन्सेप्ट और विजन ये होता कि हम छोटे छोटे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्यमी कैसे लगा जाते, लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर कैसे दिया जा सकते, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे कैसे बनाए जा सकते थे, रोड, पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा की व्यवस्था गांव तक हम कैसे पहुंचाते, इस पर नजरअंदाज किया गया। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना कोई भारतीय नहीं बनाया था, नेहरू जी भी विदेशी व्यक्ति को ला करके यहाँ की योजना बनाने का काम किया था, जिसका दुष्परिणाम अभी तक भारत झेल रहा है। प्रकाश साहब बात कर रहे हैं विदेशी योजनाओं को लेकर के, तो एक बहुत मामूली सवाल है, और कोविड-19 के दौर में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के एक माहौल बन रहा है लोगों के बीच में, वो ये है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन स्वदेशी के नाम पे जिस तरह का निर्माण और जिस तरह की चीजें भारत में होना चाहती हैं वो लोगों की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रही हैं। एक दूसरा, भारत के जो व्यापारी है वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं। चाइना से माल मंगाइए, मिडिल मैन के रूप में काम कीजिए, कंज्यूमर को पैसा दीजिए और मुनाफा कमाइए। आपको लगता नहीं कि ट्रेंड बदलना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत।
और उस आत्मनिर्भर भारत में क्या है, स्वदेशी के साथ साथ क्या है, उसमें और गुण चिंतन किया गया है और स्थानीय उत्पादों को हम कैसे बढ़ावा दें। बोकारो में अगर अच्छा पेड़ा मिलता है तो उस पेड़े की ख्याति, उस पेड़े का मार्केटिंग और उस पेड़े को हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का हम काम करें, हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सप्लाई करते हैं। सब में जो जनता की जो जरूरत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आइटम्स की बात कर रहा हूँ, मैं इवन मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, सारे गैजेट्स चाइना से। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप आवश्यकता होगी, आप कीजिएगा। किसी समय में भारत में आप जिस बात की चर्चा करें मैं उसको उल्लेख करना चाहता हूँ। किसी समय गेहूं हम आयातित अमेरिका पर निर्भर करते थे, वो 70-80 का दशक में हुआ, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है। आज भारत के गोदामों में 6 वर्षों का भोजन रखा हुआ है। ये मोदी जी की सरकार के 6 वर्षों की उपलब्धियां हैं। तो ये आत्मबल बढ़ाने का काम है। और मैं आपको बताता हूं, और लाल बहादुर शास्त्री ने एक मंत्र दिया, जय जवान और जय किसान का, और गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसलिए नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा है। अगर उन्होंने आग्रह और निवेदन किया स्वदेशी का तो उसका असर पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये असर ही नहीं पड़ेगा, ये आत्मा की आवाज निकली हिंदुस्तानियों की। अब जरूरत है स्वदेशी और स्थानीय स्तर पर हम उन चीजों पर तो निर्भर नहीं करें जो हम बना सकते हैं। जो हम नहीं बना सकते वो दूसरे पर हम निर्भर कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें हम बना सकते हैं, क्या हम ब्लेड नहीं बना सकते, क्या हम टूथपेस्ट नहीं बना सकते? भारत तो इतना पिछड़ा नहीं है। जब मोबाइल बना सकते हैं, तो जब इसलिए मैं मिसाइल बना सकता तो मोबाइल क्यों नहीं? हम मिसाइल बना सकते हैं तो मोबाइल क्यों? मोबाइल पे आज भी आप देखिए दुनिया के अंदर भारत की दवाइयों की पूछ हो रही है। इस कोविड-19 के संदर्भ में कहा है तो पूरी दुनिया आज भारत की दवाई सब मांग रहा है और भारत दे रहा है। उसका लाभ भी नजर आ रहा है। इटली में नजर आया, फ्रांस में नजर आया, अमेरिका में नजर आया। तो कह सकते हैं कि भारत तो पुराने उसके बाद करनी पड़ेगी। प्रकाश सर, एक चीज और हम कहना चाह रहे थे कि कोरोना के दौर में हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड की जो मौजूदा सरकार है, जो एफर्ट है चीजों को डील करने का या प्रवासी मजदूरों को लाने का या समस्या से निपटने का जो एफर्ट है, आप उसको कैसे रेट करते हैं? विश्लेषण करें। कोविड-19 पर कोई राजनीति करने के हम लोगों के मनसा नहीं है, लेकिन ये सच है कि ये सरकार पूरे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए फेलियर साबित हुआ है, असफल साबित हुआ। और असफल इसलिए साबित हुआ है कि उनके मन में जज्बा नहीं है। केवल अखबारों में अपने जज्बात को दिखाने के लिए ध्यान देते हैं। जो चीजें हैं वो कागजी घोड़े चलाने के काम कर रहे हैं और इस प्रकार की वाणी संयम भी नहीं है। हम आपको सच बता देते हैं कि सरकार प्रवासी मजदूर को लाना नहीं चाहती। प्रवासी मजदूर आए तो उनको ठीक से जांच नहीं की जा रही है और ना उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। जो क्वारंटाइन होम है उसकी हालत और व्यवस्था तो ऐसी है तो नारकीय जीवन में लोग रह रहे हैं। किस प्रकार मैं तो मांग करता हूं, बहुत विनम्रता से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार ने जो दिया है उसको श्वेत पत्र जारी करे और राज्य सरकार ने अपने संसाधन से कितने पैसे खर्चा किए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कोविड-19 पर 200 करोड़ रुपया खर्चा। स्टेटमेंट है जो पत्रकार हैं या जो पॉलिटिकल बिरादरी के लोग हैं वो इंटरप्रेट करेंगे अपने तरीके से। मैं इसको पॉलिटिकल से थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे ले जाना चाह रहा हूँ। झारखंड के अंदर जो 24 डीसी हैं अभी, और कोरोना का ये दौर जो है वो तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और सारी चीजें डीसी के ऊपर है और उनके जरिए सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। कुछ डीसी को मैं भी जानता हूं जो काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, खास करके जो डिप्टी कमिश्नर का जो स्तर है, वो कामकाज किस ढंग का रहा है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो यही रहेगी, किसी की भी सरकार आ जाए ब्यूरोक्रेसी, ये सेटअप तो बदलने नहीं जा रहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से काम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो रिजल्ट निकालने वाला महावत कैसा है, हाथी उसी के अनुसार चलता है जैसा महावत है। तो महावत अच्छा रहेगा तो हाथी अपने आप ठीक ढंग से चलेगा। दुर्भाग्य से आप सबको ही जानते हैं कि आज प्रशासनिक समन्वयता का अभाव है, विभागों में समन्वयता नहीं है। मंत्री और सचिवों के अच्छा, वो आपने चर्चा कर दिया, बहुत ऐसे विभाग है जहां प्रभारी कंट्रोल कर रहे हैं ऐसी चीजों को, तो ये चीज तो हेल्दी नहीं है। देखिए, सच आपको बता देते हैं, अभी डीजीपी प्रभारी प्रभार पे है, वही मैं क्या कर रहा हूँ, वही मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रवासी मजदूर
प्रवासी मजदूर आए हैं लेकिन लेबर सेक्रेटरी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें को मैं आपको उल्लेख कर देना चाहता हूं। आप इसी प्रकार से बात कीजिएगा, होम सेक्रेटरी सफिशिएंट और इफिशिएंसी नहीं है उनमें। हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो दृश्य दिख रहा है उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही कहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, एक मोहल्ले की सरकार बनकर साबित हो गई और तुष्टीकरण की नीति इस सरकार के लिए अभिशाप साबित होगी। प्रकाश साहब, आपका राज्यसभा का इलेक्शन भी है, चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने वक्त निकाला जीटीए न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का मैं आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दीपक प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा चुनाव के लिए मैंने इनको शुभकामनाएं दे दी हैं। लेकिन इनकाउंटर की अगली कड़ी में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए